हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ टीचिंग अपना। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्वांटम मैकेनिक्स। और बस जस्ट मैं इसका कुछ बेसिक्स बताऊँगा कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या और कैसे स्टार्ट हुआ, बस ठीक है। उससे ज़्यादा आज कुछ नहीं बताऊँगा। देखिए क्या होता था कि 1900 जो था उससे पहले क्या माना जाता था। उससे पहले माना जाता था कि जो भी आपके फिनोमेना हैं, फिजिकल जो ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सब क्या हैं, दे कैन बी इजीली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थ्री लॉज। तो न्यूटन के थ्री लॉज की हेल्प से पहले सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो जाते थे। न्यूटन के थ्री लॉज क्या थे आपका? एक लॉ ऑफ इनर्शिया, पहला था क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा क्या था आपका? लॉ ऑफ फोर्स। और थर्ड हमारा क्या था बच्चों? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। ये तीन लॉज थे, इनकी हेल्प से हम क्या करते थे, अभी तक बता देते थे कि हमारे 1900 से पहले तक कि हमारा कैसा बिहेवियर है, किसी भी उसका फिजिक्स का सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे उनका मोशन, उनकी आपका जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैन बी इजीली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री लॉज एंड दिस थ्री इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, बट प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हमारी जब हमारे जे टॉमसन सर ने जे टॉमसन सर ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? डिस्कवरी किया। कब? 1897 में, ठीक है। जब 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, फिर क्या हुआ? फिर एटॉमिक एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया। लोग एक्सप्लोर करने लगे एटम्स को भी। तो एटॉमिक एक्सप्लोरेशन जब स्टार्ट हुआ तब वहाँ पे हमें जल्दी ही पता चल गया कि जो हमारे अभी तक के जो लॉज थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जो कि न्यूटन सर ने दिए थे, वो क्या हुए? वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाए, एटॉमिक डायमेंशन में वो फिट नहीं हो पा रहे थे। दे डू नॉट होल्ड इन दी एटॉमिक डायमेंशन। ओके, फिर क्या हुआ? फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढना जाएगा। तब क्या हुआ? 1900 में मैक्स प्लांक सर ने क्या दिया? उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। जो नया कॉन्सेप्ट था उन्होंने क्या बताया कि जो भी एटॉमिक में एटम्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है वो एज ए डिस्क्रीट क्वांटा होता है, ठीक है। और एक क्वांटा जो हमारा होता है उसका एनर्जी होता है हमारा एच न्यू। ईच क्वांटा कैरी द एनर्जी ऑफ एच न्यू इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे ई क्या है हमारा? एच क्या है हमारा एच है प्लांक कांस्टेंट। और ये क्या है? ये होता है हमारा फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये क्या है? प्लांक कांस्टेंट, ये फ्रिक्वेंसी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमारा 1900 तक क्या माना जाता था कि सारे लॉज हैं, physical laws, they can be easily explained with the help of Newton's law, in law of inertia, in inertia, law of force, law of action and reaction. But when the electron was discovered by J. Thomson sir in 1897, then the atomic exploration started. But very soon we come to know that the law of Newton's cannot explain the phenomena which occurred in atomic dimension. ओके, तो हमारा मैक्स प्लांक ने क्या दिया? हमारा मैक्स प्लांक सर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट में क्या था हमारा कि जो आपका एटॉमिक डायमेंशन में क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो एज ए डिस्क्रीट क्वांटा होता है। ईच क्वांटा कैरी द एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एच प्लांक कांस्टेंट और न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब क्या हुआ? इन्होंने तो दे दिया, इनकी हेल्प से हमें कई सारे फिनोमेना जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो गया। स्पेक्ट्रम दूसरा हमारा क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो गया।
आपका जो आपका क्या बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब आपका जो दिया गया मैक्स प्लैंक ने दिया कॉन्सेप्ट, उसकी हेल्प से क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो गया, हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि आपका 905 में आइंस्टाइन ने इसे यूज किया मैक्स प्लैंक के कॉन्सेप्ट को अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। जैसे कि भाई अब आइंस्टाइन एक बड़ा साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, आइंस्टाइन सर, तो जब उन्होंने इसमें वो मैक्स प्लैंक के कॉन्सेप्ट को यूज किया तो उसका तो और से महत्व बढ़ गया, आपका इम्पोर्टेंस बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जितना भी थ्योरी एक्सप्लेन हुआ, ये सारी थ्योरी एक्सप्लेन हुई मैक्स प्लैंक के जो क्वांटा प्रिंसिपल से, वो क्या हुआ, अब ओल्ड क्वांटम कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारा ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी ओल्ड क्वांटम थ्योरी, ठीक है। वो क्या है, हमारी ओल्ड क्वांटम थ्योरी। तो न्यू क्वांटम थ्योरी क्या है, न्यू क्वांटम थ्योरी है जो हमारी न्यू क्वांटम थ्योरी, क्वांटम, वो हमारी किस पे है, दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक हाइजेनबर्ग सर के, हाइजेनबर्ग, और दूसरा आपका है श्रोडिंगर। पहला क्या है आपका हाइजेनबर्ग, दूसरा है श्रोडिंगर, SCHR, ठीक है, श्रोडिंगर, ठीक। तो हमारा क्या है, जो हाइजेनबर्ग ने जो डेवलप किया उसे बोलते हैं मैट्रिक्स क्वांटम थ्योरी, मैट्रिक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स। और जो श्रोडिंगर सर ने दिया उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वेव क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। आपका क्लियर हुआ। तो हाइजेनबर्ग ने जो दिया मैट्रिक्स क्वांटम मैकेनिक्स, और श्रोडिंगर सर ने दिया वो वेव क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन देखिए दो डिफरेंट थ्योरी नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्म इनका डिफरेंट है, लेकिन ये इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों थ्योरी क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। लेकिन जो श्रोडिंगर सर ने दिया था, जो श्रोडिंगर सर ने वेव क्वांटम मैकेनिक्स दिया, इसका वाइडर एप्लीकेशन है और ये सिंपल मैथमेटिक्स को यूज किया गया है, इस वजह से ये ज़्यादा आजकल चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटम थ्योरी था। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 1900 से पहले हमारा क्या था, हमारे 1900 से पहले मैं क्या हुआ करता था, सारे फिजिकल फिनोमिना एक्सप्लेन कर दिए जाते थे न्यूटन्स के लॉ के बेस पे। लेकिन 1897 में जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद से स्टार्ट हुआ हमारा एटॉमिक एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पता चला कि हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डोल नेचर क्या होता है वो भी नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा था, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो 1900 में आपका मैक्स प्लैंक सर आए, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि emission and absorption of electromagnetic wave in atom occurs in the form of as a discrete quanta। तो वो हो गया हमारा। उसके बाद क्या हुआ हमारा, उसके बाद जब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो आइंस्टाइन ने आपका मैक्स प्लैंक सर की जो प्रिंसिपल था उससे, जब एक हाइपोथेसिस था जो उसे एक्सप्लेन किया तो उसका और सिग्निफिकेंस बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ हमारा कि जो हमारा जो मैक्स प्लैंक ने जितना भी हेल्प किया था हमारा, जैसे क्वांटम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, तो ये सब क्या आते हैं आजकल ये हो गए आपके, वो सिंपल एक्सप्लेनेशन दे पाए थे वो, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था उनका एक्सप्लेनेशन वो भी नहीं दे पाए, तो वो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। नया क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, नया क्वांटम मैकेनिक्स है हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और आपका बोहर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, और दो मैकेनिक्स हैं आजकल जो है हमारी, एक हाइजेनबर्ग मैकेनिक्स है, दूसरा हमारी
मैकेनिक्स है श्रोडिंगर मैकेनिक्स, ठीक है। तो श्रोडिंगर जो वेव मैकेनिक्स जैसे बोलते हैं, वेव क्वांटम मैकेनिक्स, और उसे बोलते हैं मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो हाइजेनबर्ग ने दी थी। तो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, एक ही है, बस मैथमेटिकल फॉर्म चेंज है। तो लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ा इजी हो जाता है हमारा श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स में, मतलब वेव क्वांटम मैकेनिक्स में हो जाता है, तो वहाँ पे हम उसे ज़्यादा आजकल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का आज इतना ही होगा, जो कल के लिए ही स्टार्ट करेंगे दूसरा लेक्चर, ठीक है। बाय।